दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इज असेंबलीज हेल्ड इन द सिटी ऑफ, मतलब कि संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई। ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है अरिकामेडु, ऑप्शन बी कावेरी पट्टिनम, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है मदुरै। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मदुरै। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरै नगर के सम्मेलन में की गई थी और संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था जो स्थानीय राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है। ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं। सबसे पहले ए में क्या लिखा है कि बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज एज सारनाथ, मतलब कि एट सारनाथ, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। स्टेटमेंट बी कहता है कि बुद्धा टॉट हिज मैसेज इन संस्कृत लैंग्वेज, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया। स्टेटमेंट सी है बुद्धा टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, मतलब कि बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। स्टेटमेंट डी है बुद्धा बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन, मतलब कि कॉल्ड कर्मा, वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, मतलब कि बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये सारे स्टेटमेंट दिए गए, आपको चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, उपयुक्त विकल्प यहां से चुनें। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए, सी और डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ए, सी और डी। देखिए कैसे स्टेटमेंट जो ए आपका कह रहा है ना कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी कहता है कि बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, तो ये रॉन्ग है। बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, ठीक है, न कि संस्कृत भाषा में। स्टेटमेंट सी है कि बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, ये भी स्टेटमेंट सही है। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी ये प्रभावित करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए, सी, डी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। स्टेटमेंट ए कहता है कि अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्टेटमेंट बी कहता है कि द राइट्स ऑफ द लोकल chieftains इन टू लेवी टैक्सेस कंटिन्यू एंड दे वर exempted फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मतलब कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो ये सारा आपके स्टेटमेंट है,
पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए होंगे, ये सारे ऑप्शंस है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक है, देखिए कैसे। इस स्टेटमेंट में कहता है ना कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी जान लीजिए कि अलाउद्दीन जो खिलजी है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एक दामाद था और वो 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की जो दर थी 1/2 कर दी थी। इसके शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने क्या नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए दंड देने के प्रावधान किया और इसके लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता को लागू किया था। तो इससे आपका स्टेटमेंट ए क्या है, सही है, स्टेटमेंट बी क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें लिखा है ना कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली का कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आए, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा है कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने की छूट दी गई थी। तो ऐसा नहीं कहा है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द एपिक मनी मेखलई। ठीक है, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मनी मेखलई महाकाव्य के विषय में सही है। स्टेटमेंट ए है कि इट वॉज रिटन इन तमिल, या तमिल में लिखा गया है। बी कहता है कि इट वॉज कंपोज्ड बाय पोएट नेम सतनार। ठीक है, यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। स्टेटमेंट सी कि दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। स्टेटमेंट डी कि दिस वॉज कंपोज्ड अराउंड 2500 ईयर एगो, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ए बी एंड सी स्टेटमेंट आपका सही है, डी आपका रॉन्ग है। यह तमिल में लिखा गया है, मणि मेखलई जो महाकाव्य है बिल्कुल करेक्ट है। यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए आपका ए जो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रेजेंट डे द अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली डैश। अहोम लोग वर्तमान समय में डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, म्यांमार। अहोम लोग वर्तमान समय के म्यांमार से आकर के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। और अहोम भारत के उत्तर पूर्वी भाग की एक जनजाति है। उन्होंने मुइया मतलब कि जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर नए राज्य का निर्माण किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से ही है और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि मिशनरीज सेटअप मिशन एट सेरमपुर दिस एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। मतलब कि प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला और उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था। ऑप्शन ए डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वही चीज हिंदी में भी दिया है। बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रचारकों ने सेरमपुर मतलब कि श्रीरामपुर में 1793 ईस्वी में
बैप्टिस्ट मिशन शुरू किया था। उस समय यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसे फ्रेडरिक नगर भी कहा जाता था। 1845 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। श्रीरामपुर मतलब कि सेरमपुर पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए दिया है। कॉलम फर्स्ट में कुछ स्कूल कॉलेजेस के नाम है जो कब स्टैब्लिश हुआ था वो आपको बताना है। कॉलम सेकंड में ईयर दिए हुए, आपको यहाँ से चूज द करेक्ट आंसर आपको चूज करने हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैच करते हैं कि कलकत्ता मद्रास ये मदरसा कब हुआ था स्टैब्लिश। बी है बनारस संस्कृत कॉलेज है ये। और सी है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। ऑप्शन डी है वुड डिस्पैच कब आया था। तो मैच करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, कलकत्ता मदरसा, ये 1781 में आया था। तो ये ईयर है इसका 1781 में, तो सेकंड पे मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बनारस संस्कृत कॉलेज, ये कब बना था 1791 में, तो ये फर्स्ट नंबर से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सी नंबर ऑप्शन है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, ये 1935 में बना था, ठीक है। और वुड डिस्पैच कब आया था, ये 1854 में, ठीक है, 1854 में। तो इसका जो कूट आपका बनेगा वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए कि ए का आपका हो जाएगा सेकंड और बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और थर्ड का जो फोर्थ है उसका हो जाएगा थर्ड। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी अ बुक मीनिंग स्लेवरी वॉज रिटन बाय। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसी ने लिखी थी, सही उत्तर चुने। इस गुलामगिरी से मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले ही आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा राव फुले, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ज्योतिबा राव फुले। जो गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ क्या है गुलामी, यह पुस्तक 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी काले गुलामों की खराब स्थिति और क्या बोलते हैं भारत की निचली जातियों के लोगों के बीच एक कड़ी स्थापित की गई थी कि वह निचली जातियों के अपमान और मजदूरों की दुर्दशा और उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में चिंतित थे। तो उन्होंने ज्योतिबा राव फुले ने ये पुस्तक गुलामगिरी लिखी थी उसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। निम्नलिखित महाद्वीप को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे क्रम में आपको जाना है। ये सारे कॉन्टिनेंट के नाम है, महाद्वीपों को आपको क्रम से लगाना है बड़े से छोटे। पहले दिया है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे आपके कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, हिंदी में अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। ऑप्शन बी है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। सी है ऑप्शन है कि अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। ऑप्शन डी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो इसका सीक्वेंस लगेगा ना, जो मतलब महाद्वीप दिए गए महाद्वीप के आकार को आपको क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। वैसे तो सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट कौन सा, एशिया है ना, और सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो लेकिन उसमें एशिया वगैरह दिया नहीं है, इसलिए आप अफ्रीका लगाएंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर।
साइज के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड एट, मतलब कि दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन बी है 66.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी है 25.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन डी है 50.5 डिग्री साउथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 66.5 डिग्री साउथ हो। दक्षिण ध्रुव वृत्त मतलब कि अंटार्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ में अवस्थित है और दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र को शीत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस एंड इट्स रिलेटिव डायरेक्शन फ्रॉम ग्रीनविच, मतलब कि स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ऑप्शन सी है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस एंड इट्स रिलेटिव डायरेक्शन फ्रॉम ग्रीनविच, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ऑप्शन डी है longitude of the place, its relative direction from Greenwich and time at Greenwich, स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। ये सारे ऑप्शंस दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी स्थान विशेष का समय की समझ व गणना हेतु स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय पूर्व संप्रत्यय की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मतलब कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, उसमें से करेक्ट आंसर बताना। ऑप्शन ए है सेंट्रल एशिया, जिसमें स्टेपी, मध्य एशिया इसमें स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका वेल्ड, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑप्शन सी अर्जेंटीना पंपास, ऑप्शन डी ब्राजील कंपोज। तो आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राजील जो है वो कंपास है, यहाँ पे कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास जिसे कहे जाते हैं, और ये सारे जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये ब्राजील आपका उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस मैंने जो आपको कराए, और आपको क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो और कोई भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर जरूर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर पाए, क्योंकि जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।